नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम क्षेत्राधिकार से संबंधित पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन। यह न्यायपालिका की शक्ति है, यह न्यायालय की शक्ति है, जिसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा। इससे यह कि जो यह न्यायपालिका है वह विधायिका एवं कार्यपालिका की विधियों एवं आदेशों तथा कार्यों की संवैधानिक जांच करती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक निर्णय की समीक्षा यानी आर्टिकल 137 में यह बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। यह बात आर्टिकल 137 में बताई गई है। तो न्यायिक समीक्षा किसकी करता है? जो न्यायालय है यह न्यायिक समीक्षा किसकी करता है? तो विधायिका की तथा कार्यपालिका की। विधायिका यदि संविधान संशोधन करता है या कोई विधि बनाता है तो भी न्यायिक समीक्षा होगी। यदि इसमें गलत पाया गया तो यह निरस्त भी हो जाएगा। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, अस्थायी कार्यपालिका दोनों मिलकर के कोई आदेश बनाते हैं या कार्य करते हैं आदि की समीक्षा, आदि की न्यायिक समीक्षा करता है न्यायालय। इनके संवैधानिकता की जांच करता है। यदि न्यायिक समीक्षा यानी इनके संवैधानिकता की जांच करता है, यानी इसे ही कहते हैं कि यह एक न्यायिक समीक्षा है। यानी यह शब्द जो न्यायिक समीक्षा है संविधान में नहीं है या विभिन्न आर्टिकल में यह शक्ति न्यायपालिका के पास है, लेकिन इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो देखते हैं न्यायिक समीक्षा जो हुई है इसके प्रावधान, आवश्यकता एवं महत्व। न्यायिक समीक्षा के तो प्रावधान, आवश्यकता एवं महत्व न्यायिक समीक्षा के, इस पे चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, कुछ महत्व देखते हैं। आवश्यकता महत्व कि संविधान सर्वोच्च है, यानी सभी विधियां एवं आदेश, कार्य वह निर्णय के स्रोत यानी न्याय जो संविधान है इसके संगत होना चाहिए। यानी जो सभी विधियां हैं, आदेश, कार्य होंगे यह संविधान के संगत होगा। सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। यदि कोई विधियां हैं, चाहे कुछ भी विधि है, आदेश, कार्य यानी सभी विधियां, आदेश, कार्य संविधान के संगत होना चाहिए। फिर भी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। दूसरा है मौलिक अधिकारी को रक्षा करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारी को रक्षा भी करता है। यानी आर्टिकल 13(2) के अनुसार कोई विधि जिस स्तर तक वह मौलिक अधिकारों के असंगत है उस स्तर तक वह शून्य हो जाएगी। यदि किसी प्रकार से वह मौलिक अधिकारी को असंगत है तो कोई भी वह विधि है वह शून्य मानी जाएगी। जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार के पालन हेतु रिट जारी करता है, और 226 के तहत आर्टिकल हाई कोर्ट भी 5 रिटें जारी करता है। देखते हैं शक्ति पृथक्करण। सरकार के 3 अंग है। शक्ति पृथक्करण में देखते हैं क्या है। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे में कार्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा अति आवश्यक है। तो न्यायिक समीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट। एक है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब इसका मतलब है, जो यह संघीय व्यवस्था इसका मतलब है संघ सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, दोनों को एकीकृत न्यायपालिका है, इसीलिए इसे संघीय व्यवस्था कहा गया। संघीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा अति आवश्यक है। आर्टिकल 131 से 136 तक सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। यानी यदि पूछा जाए संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, तो यानी संघ सरकार होती है, जो राज्य सरकार हो, दोनों की एक एकीकृत न्यायपालिका है,
इसलिए इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा कैसे करते हैं? जो न्यायपालिका है न्यायिक समीक्षा या कैसे करती है, इसके भी प्रश्न हैं। इसके 3 आधार हैं। पहला, यदि विधि या आदेश मौलिक अधिकार की असंगत हों, यदि संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हों, या यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति संस्था ने बनाया है जिसकी सक्षमता से वह बाहर है। इन आधारों पर न्यायपालिका समीक्षा करता है। तो न्यायिक समीक्षा में कुछ और बातें दी गई हैं, तो आइए देखते हैं। प्रथम संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची का मामला है यह भी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने देख लिया, तो इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं केस के माध्यम से कैसे कैसे हुआ है। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, इसका मामला है। तो यह आर्टिकल 31B के अनुसार, यानी आर्टिकल 31B में यह बताया गया है कि नवी अनुसूची में रखे गए कानून न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हैं। ऐसा कहा गया कि कोई भी नियम कानून है जो नवी अनुसूची में रखा गया है कि यह कानून न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर होंगे। ऐसा कहा गया आर्टिकल मतलब 31B में ऐसा निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा। सन 2007 में IIR कोहेलो मामला था, 7 का कोहेलो मामला था। इसमें क्या देखने को मिलता है कि नवी अनुसूची की कानूनों की समीक्षा हो सकती है 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए आर्टिकल की समीक्षा हो सकती है। और यही बात केशवानंद भारती वाद में कहा गया, दोहरा दिया गया। पहले तो कहा गया कि नवी अनुसूची में रखे गए कोई भी कानून हो न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर है। इनका बाद में बहुत दुरुपयोग होने लगा। सभी लोग जो भी कानून बनाए नवी अनुसूची में डाल देते थे। तो एक केस आ गया सन 2007 में IIR कोल्हो मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए आर्टिकल है, मामला है, इन सभी की समीक्षा हो सकती है। इससे पहले जो है इसकी समीक्षा नहीं हो सकती 24 अप्रैल 1973 से। और यही बात केशवानंद भारती वाद में भी दोहरा दिया गया, तो यार और मजबूत हो गया। एक मामला था गोलकनाथ मामला 1969 का। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यह भी कहा गया। तो केशवानंद भारती वाद में निर्णय लिया गया कि 24 अप्रैल 1973, इसमें 13 जजों की एक बेंच थी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि संसद संपूर्ण संविधान में निर्णय कर सकती है। संसद संपूर्ण संविधान में निर्णय करेगा, यानी न्यायिक समीक्षा आदि सभी संपूर्ण संविधान में होगा। यह केशवानंद भारतीवाद में यह भी सब एकदम पूरी तरह से एकदम डिसीजन ले लिया, पूरी तरह से समझा दिया गया। प्रस्तावना यानी फंडामेंटल राइट आदमी संशोधन कर सकता है, यानी संविधान में यह बताया गया कि प्रस्तावना फंडामेंटल राइट आदि के आर्टिकल में संशोधन कर सकता है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। यानी आप न्यायिक समीक्षा जो करे तो नहीं हो सकता, यानी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है, संविधान संशोधन भी हो सकता है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। 1971 में चुनाव हुआ था, रायबरेली में से इंदिरा गांधी जीत गई थी। इंदिरा गांधी जीत गई थी 1971 में चुनाव में रायबरेली से, और राजनारायण हार गए थे। तो उन्होंने राजनारायण ने केस किया कि 1975 में उन्होंने केस किया। तो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि चुनाव को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला जाता है। जब इंदिरा गांधी जीत जाती हैं रायबरेली से 1971 के चुनाव में, तो राजनारायण थे हार जाते हैं। तो यह केस
राजा के द्वारा किया गया कि यह गलत तरीके से जीता गया कि चुनाव है। तो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय चुनाव को खारिज कर देता है। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया और इस पे स्टे लगा दिया गया तथा इस समय इमरजेंसी लग गई थी 1971 के बाद। इसके बाद जो 38वां संविधान संशोधन है 1975 में किया गया था, जो 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, इसमें कहा गया कि आपातकाल की समीक्षा नहीं होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के चुनाव आदि की समीक्षा नहीं की जा सकती, 38वां संविधान में कहा गया। इसके बाद इसके उपलक्ष्य में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। कहा गया कि संसद संपूर्ण मामले में संशोधन कर सकती है, यानी इसमें कहा गया नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कहा गया कि आप संविधान के संपूर्ण संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं या संसद कर सकती है। संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे, यानी न्यायिक समीक्षा यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था इस समय। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को वापस लिया गया। इसके बाद फिर से 44वां संविधान संशोधन होता 1978 में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव की समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया, यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पुनः कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद फिर एक मामला बनता है, मिनर्वा मिल्स केस आता है। इसमें कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायिक समीक्षा होगी, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है तो वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसके बाद इसी संबंधित एक दल बदल कानून आता है। तो दल बदल कानून से संबंधित एक मामला हुआ, तो इसके संबंधित जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, इसमें दल बदल कानून लाया गया। तो इसमें बताया गया कि संशोधन में कि पैरा 7 था, इसको हटाया गया था। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद फिर एक किहोतो होलोहन मामला आया था 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष की इस निर्णय की समीक्षा होगी, ऐसा इन्होंने कहा। निर्णय लिया कि जो इसमें कहा गया था दल बदल कानून में, मिनर्वा मिल्स वाद में, कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो इस किहोतो होलोहन मामले में कहा गया कि अध्यक्ष के इस निर्णय की समीक्षा भी होगी तथा पैरा 7 को अवैध घोषित कर दिया गया। अब देखो क्या हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 356 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रपति जो शासन है, आर्टिकल 356 के अनुसार कहा गया कि न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है या नहीं, इस पर विवाद होता है। जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 आर्टिकल के अनुसार, इस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं, इस पर मामला फंसता। तो यह सारा बम्बई मामला 1994 का आता है। 1994 में एक मामला आता है केस, यह सार बम्बई का। इसमें कहा गया कि यदि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया गया हो तो इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश जो आर्टिकल 123 में दिया गया 123 में अध्यादेश, इसकी समीक्षा होगी कि नहीं, इस पे भी वाद आता है। तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि विधि है, या आर्टिकल 13 में कहा गया यह एक विधि है, यानी इसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी। अध्यादेश एक विधि है, इसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी। उसके बाद सन 2014 में 99वां संविधान संशोधन होता है। इसमें कहा गया कि न्यायिक नियुक्ति यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एक आयोग बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन के द्वारा 14 में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। इसमें कहा गया कि न्यायाधीश यानी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु यह जो आयोग बनाया गया था, यदि पूछा गया दोस्तों कि सन 2014 में 99वें संविधान संशोधन के द्वारा
न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु जो आयोग बनाया गया था उसका क्या नाम है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यही है। इसके बाद 1915 में सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमने देख लिया न्यायिक समीक्षा। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।